मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। ज़मीरों की नीलामी हो रही है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं। हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं। वक्त आने पर इमरान खान सियासी साइबर अटैक करेगा। ना तो एक आना किसी ने दिया है। इमरान खान वज़ीर आज़म रह सकते हैं, ये शायद मुझे मुश्किल लग रहा है। की तारीख के फैसला कुंदन है। हमें सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर देना चाहिए। ये एक पागलपन होगा। अगर गवर्नर राज की जरूरत है तो आज पंजाब के अंदर है। 2014 का धरना हुआ, मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर। इंसानों को खच्चरों, घोड़ों और गधों की तरह बेचा जा रहा है। अपने एतमाद की वोटिंग से पहले अपने मेंबरान का एतमाद हो चुका है। नाकामी आपका मुकद्दर है। ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर। जो कुछ आपने देखा, ये तमाम तर सिचुएशन पिछले कुछ दिनों में बनी है। तमाम तर बयानात आपको सुनवाने का मकसद था। ज़रा रिकॉल हो जाएगा, बहुत सारी बातें होंगी आज। एक जानिब हुकूमत खड़ी है, दूसरी जानिब अपोजिशन खड़ी है। हुकूमत ने पहले बहुत शानदार स्टैंड लिया, स्टांस लिया और वज़ीर आज़म पर उम्मीद दिखाई दी है। वज़रा भी पर उम्मीद दिखाई दे रहे थे। अचानक से सिचुएशन तब्दील हुई और कई मुनहरिफ अरकान, जिनकी तादाद 24 से 33 के करीब बताई जाती है, वो अचानक से सामने आ गए और कहा यह गया कि वो सिंध हाउस में है और वहीं से वो मिले भी। और फिर उनके बयानात आपने सुने और उनके इंटरव्यूज़ भी मुख्तलिफ चैनल्स पे सुने। बहुत सारी चीज़ों पर आज बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ खालिद मकबूल सिद्दीकी, अहम इत्तेहादी पाकिस्तान MQM, इस वक्त गवर्नमेंट के साथ है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब, इन दो हज़रात ने अलग अलग चैनल्स पर इंटरव्यूज़ दिए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ के इंटरव्यू में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक सवाल का जवाब बड़े अहम तरीके से और बड़े नपे तुले अंदाज में दिया। वो आपने सुना भी। उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत रह सकती है PTI की, लेकिन वज़ीर आज़म शायद ना रहें और ना रह सकें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब से जब सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि 100% लोग इस वक्त अपोजिशन की तरफ झुकाव रखते हैं। और अगले दिन बहरहाल उन्होंने अपने बयान से कुछ डिफरेंट बातें भी की। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके साथ साथ वो तमाम अरकान जो PTI के टिकट से इलेक्शन भी लड़े, उनमें मैं अगर नूर आलम खान साहब की बात करूं, उसके साथ साथ जो लोग PTI के साथ खड़े हैं वो अलग हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो किसी एक पार्टी के कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने की बातें हो रही हैं, वहीं पर दूसरी तरफ वो अरकान कहते हैं कि हम D सीट होना मंजूर है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाना उन्हें मंजूर नहीं है। अगर वो नहीं जाते, सूरत हाल क्या होगी? 27-28 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दिन जलसा, अगले दिन अदम एतमाद और दोनों दिन कुछ तसादुम की सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्या हुकूमत तसादुम से बचने के लिए इकदाम करेगी? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत पे मुनहसर है कि तसादुम से बचती है या नहीं, चूँकि हुकूमत इस वक्त रूलिंग पार्टी है। चलें जी, बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वापस आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी। मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पर बात करेंगे। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कुरैशी साहब, अब तो सिचुएशन ऐसी है कि बात या सवाल पूछने से पहले ही जवाब आ जाता है। सर ये बताएं कि इस वक्त की जो बदलती हुई सिचुएशन है, क्या हकीकी मानों में कोई परेशानी है, हकीकी मानों में कोई मसला है, या फिर बिल्कुल भी नहीं है, हुकूमत पूरा एतमाद है? देखिए अरसलान, सदा बादशाही अल्लाह की है। आने वाले कल का कोई शख्स कुछ नहीं कह सकता। परेशानी उस शख्स को होती है, तकलीफ उस शख्स को होती है, खौफ उस शख्स को होता है जिसका कोई जाती एजेंडा हो। इमरान खान पहले दिन से इस कौम को मजबूत करने के लिए, इस कौम को एक कौम बनाने के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क को करप्शन से पाक सिस्टम देने के लिए जद्दोजहद की हालत में है। मैं समझता हूँ ये आज का जो वक्त है, अभी का जो वक्त है और पिछले 10 रोज से जो एपिसोड मुख्तलिफ चल रहे हैं, परेशानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत का लबादा उड़ा हुआ था, जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो। बेनकाब वो लोग हुए हैं, मतलब एक वक्त में ये कहना कि जी ये आरओ के इलेक्शन है, ये सिलेक्टेड लोग हैं, हम इस असेंबली को नहीं मानते, और एक ही वक्त में उस असेंबली के कुछ जमीर फरोशों को, मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं
मैं मुंतखब रुकन असेंबली हूं, मेरे हल्के के लोगों ने मुझे वोट दिया इमरान खान के नाम पर, मुझ फर्द वाहिद को कोई हक हासिल नहीं है कि मैं अवाम उन्नास में जाए बगैर अपने वोट का फैसला करूं और इस लेवल पे फैसला करूं कि किस वोट ने प्राइम मिनिस्टर को कायम रखना है और इसी वोट की इंपॉर्टेंस से प्राइम मिनिस्टर ने हटना है। मैं समझता हूं परेशानी। कुरैशी साहब, एक माजरत के साथ एक सवाल है सर, छोटा सा। दो चीजें हैं, एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वजीर आजम या पीटीआई के टिकट पे वोट लेने वालों का ये इखलाकी काम है कि वो पीटीआई के साथ खड़े हो, लेकिन सर जब नून लीग से, पीपल्स पार्टी से लोग पीटीआई में आ रहे थे उस वक्त नहीं ये अंदाज़ा था कि ये लोग कैसे हैं। रमेश कुमार साहब पर कल शहबाज गिल साहब ने एक तो जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो बड़ी कंडेमेबल है, फिर दूसरा जिस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि वो दवाई बेचने आए थे, क्या अगर वो आए थे उस वक्त पता था कि ये सारा काम है तो वो पीटीआई में कैसे आए? बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। देखिए, किसी भी शख्स का अपनी असेंबली से की निशस्त से मुस्ताफी होकर या अपना टेन्योर पूरा करके किसी और जमात में जाकर उसके मैनिफेस्टो पर अमल दरामद करके उसका झंडा हाथ में लेकर अवाम की अदालत में पेश हो जाना ना गैर आईनी है ना गैर अखलाकी है। इसकी तारीख में हजारों लाखों मिसालें मिलती हैं। बददियानती उस वक्त होती है जब आप एक पार्टी के नाम पर मुंतखब होते हैं और आप उस इंतखाब के बाद अपने जाती मफादात की तकमील ना होने पर अपनी वफादारियां बदलते हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार के बारे में जो भी वर्ड्स इस्तेमाल किए शहबाज गिल साहब ने, उन्होंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? सियासी दलाल किसको कहते हैं? ये दलाल कौन होते हैं जो सौदेबाजी करते हैं? डॉक्टर मुकेश कुमार पंजाब में, मैं खुद विटनेस हूं, 20 बार प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में आए। सर मैं इन्होंने उस वक्त कोई मेडिसिन कुरैशी साहब मेरी सुने ना जी चले आप पहले अपनी बात को पहुंचने दे इन लोगों की। अगर जाती एजेंडा डॉक्टर मुकेश कुमार का इख्तलाफ किसी जाती इशू पर है, वो कोई मुंतखब रुकन असेंबली है, वो एक मिनॉरिटी की सीट पर सिलेक्टेड मेंबर है असेंबली के, वो जाती बिजनेस को प्रमोट करना चाहते थे। आप डॉक्टर मुकेश कुमार से पूछे कि उन्होंने पीएमएलएन क्यों छोड़ी, उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है कि पाकिस्तान का सबसे खौफनाक पॉलिटिकल सिस्टम पीएमएलएन में मौजूद है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को एक डिक्टेटर पार्टी करार दिया हुआ है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर बेपनाह करप्शन के इल्जामात लगाए हुए हैं। अच्छा नदीम साहब, एक तो पहले वो आपके मेंबर हैं, नदीम साहब एक तो पहले वो आपके मेंबर रहे हैं और वो डॉक्टर रमेश कुमार, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है नदीम साहब के मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जब आप दलाइल के साथ कोई बात करें, दलाइल के साथ फैक्चुअल बात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान कंटेनर पे खड़े होके जब ये कहते थे कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं तो लोग उन्हें पसंद करते थे और लोग इस बात को बारहा इस बात को कहते थे कि ये वो वाहिद बात है जिसकी वजह से हम पीटीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। सर शहजाद अकबर साहब इतने बड़े दावे करके आपके साथ बैठे रहे, लंबा अरसा वो पूरी कौम को भी बताते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे, कहाँ गए सर शहजाद अकबर साहब? कहाँ गए उनके दावे? क्या बना उन दावों का? एक तो मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि डॉक्टर रमेश कुमार हो, मैं हूं, कोई भी शख्स हो, हमारा राइट बनता है कि अगर हम किसी भी जमात के प्लेटफॉर्म से जीतकर असेंबली का पार्ट बन गए हैं या तो हम अपनी सीट से रिजाइन करें ताकि हमें दोबारा हमारे हल्के इंतखाब के लोग या मैंडेट दें कि हमें क्या डिसीजन करना है। ये मैंने दलील से बात की, ये इलॉजिकल नहीं है। नहीं लॉजिकल है, ये आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है। मैं इससे अग्री हूं कि आप अगर एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपको वो सीट छोड़नी होगी, तब जाके आप दूसरी सीट पे इलेक्शन लड़ें और जीत कर आएं, फिर पता चल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। सर ऐसा अगर सदारती रेफरेंस चलें, इसी पे बात करें, सदारती रेफरेंस 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जिसमें 63A आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी रोशनी में एक सदारती रेफरेंस की बात हो रही है। अगर सदारती रेफरेंस बिलफर्ज आ जाता है और वो लोग जो डी सीट हो जाते हैं उस वक्त वो मौजूद नहीं होते पीटीआई के साथ, फिर क्या होगा सर अदम एतमाद के दिन? देखिए, अब अदम एतमाद का तो जो आईनी और कानूनी तरीका वो ये है कि जिन लोगों ने ये रिकॉग्निशन दी है उन्होंने 172 वोट्स पूरे करने हैं। बिल्कुल ठीक। अगर वो 172 वोट्स पूरे करते हैं तो नेशनल असेंबली की इस वक्त की डिजिट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उसके मुताबिक 172 वोट्स पूरा करना उनकी जिम्मेदारी बनता है। अगर 172 वोट्स पूरे नहीं कर पाते तो इसका मतलब है अदम एतमाद नाकाम हो गई। हाँ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने वोट लेना है एतमाद का, वो बाद की सूरत हाल है। हमने देखना ये है कि क्या ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वोट पूरा करना, या ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई। अच्छा सर, नदीम साहब आपके इत्तेहादी
मैं गुज़िश्ता रोज़ अपने इंट्रो में भी ये बात कह चुका हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई की गवर्नमेंट बच सकती है। जब दूसरा सवाल हुआ तो उन्होंने कहा शायद वज़ीर आज़म ना रहें। इसका क्या मतलब लें सर? और फिर इत्तेहादी, आपको भी पता होगा कि परवेज़ इलाही साहब का भी इंटरव्यू एक ऐसा ही आया जिसमें 100% उन्होंने कह दिया कि हुकूमत के साथ ना जाने की बात हो रही है इत्तेहादियों की, लेकिन हम अभी हुकूमत का हिस्सा हैं। सर इसको कैसे, इससे क्या अखज़ करें? देखिए जी, एक तो जो हमारे इत्तेहादी हैं उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी अपनी मजलिस शूरा है, उनकी अपनी सीसी है, जाहिर है। लेकिन किसी भी इत्तेहादी ने अभी तक हुकूमत से अलहदगी का कोई ऐलान नहीं किया। हमें बहुत सारे चैलेंजेस पिछले 3.5 साल में बतौर गवर्नमेंट दरपेश थे। उन तमाम चैलेंजेस का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया हर चैलेंज में। ये जरा डिफरेंट नोयत का चैलेंज है। इसमें वोट को इज्जत देने के दावेदारों ने, जमहूरियत के पासदारों ने, इस मुल्क में आइन और रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के दावेदारों ने, पार्लियामान को मजबूत करने के दावेदारों ने, नोटाक्रेसी को खत्म करने के दावेदारों ने जो ये स्टेज बनाई है, ये जो नौटंकी सजाई है, ये थोड़ा डिफरेंट चैलेंज है। मैं समझता हूँ इसमें भी हमारे इत्तेहादी हमारे साथ इंटैक्ट रहेंगे। आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होगी और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मसाइल, बहुत सारी तकालीफ, बहुत सारे थ्रेट्स ऐसे होते हैं इंसान को जो उसको टारगेट तक पहुंचने में उसके लिए आसानी करते हैं। मुझे आज भी यकीन है कि चौधरी परवेज इलाही साहब हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दीगर एलआई पार्टियां हो, एमकेएम हो, बाप पार्टी हो, ये सब लोग बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं। इनको पता है, इन्होंने भी 35-35, 40-40 साल इसी मौजूदा अपोजिशन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में एमकेएम का हशर किया और मुस्लिम लीग नून ने 2008 से 2013 तक जो पीएमएलक्यू का हशर पंजाब में किया। बिल्कुल ठीक नदीम साहब, आपने बड़ी मजे की बात की है सर। इसी में से एक सवाल है, अगर इन सबको ये सब कुछ पता है, अगर इनको पता है कि पीपल्स पार्टी सिंध में एमकेएम के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार रखे हुए है, काफ लीग के साथ, नून लीग के मामलात वाला सबको पता है, फिर ये मुलाकात क्यों कर रहे हैं इन लोगों से? देखिए, मुलाकातें होना कतन कोई गैर अखलाकी चीज नहीं है। बुनियादी तौर पे तो मैं ये समझता हूँ ये वक्त था उन तमाम ताकतों के लिए जो सही मानों में इस मुल्क में स्टेटस को के खिलाफ नबर्द आजमा है कि वो एक जगह पर खड़े होकर स्ट्रगल करते। यकीनन गवर्नमेंट में बड़े इश्यूज हैं। अभी मैं नहीं कहता कि आइडियल सिचुएशन है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमने ओवरकम किए, बहुत सारे चैलेंज में हमें वो रिजल्ट ना मिले। और प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा, कई जगहों पर कहा कि यहाँ मुझसे गलती हुई है, ये मैं बेहतर नहीं कर सका। यही बेहतरी होती है कि कोई शख्स अपनी किसी इकदाम को उस पर रिव्यू करने की पॉलिसी रखता हो। आज तक प्राइम मिनिस्टर ने किसी बात पर माजी के हुक्मरानों की तरह ढिठाई का रवैया अख्तियार नहीं किया। अच्छा सर, ये कहीं नहीं कहा कि मैंने सब कुछ ठीक किया। नदीम साहब, नदीम साहब लंदन यात्रा बहुत हो रही है। पहले अलीम खान चले गए, मोनस इलाही चले गए, क्या सीन है सर? आप भी मुस्कुरा रहे हैं वैसे इस बात पे। लंदन तो अब इस मुल्क की सियासी हिस्ट्री का एक बड़ा अजीबो गरीब सा बाब है। मॉडल लिखेगा 20-30-50 साल बाद कभी यहाँ मिसाल के जमहूरियत होती है लंदन में, चूंकि पाकिस्तान पर हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद, पाकिस्तान के इक़्तिदार पर हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद, पाकिस्तान के वसाइल पर इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हमेशा से इस मुल्क में के हर सिस्टम से मुतनफ़िर है। वो एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो अपनी हेल्थ के लिए बाहर के हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करते हैं, अपना इलाज बाहर से करवाते हैं। उनके सारे बिजनेसेस, उनके सारे इंटरेस्ट, उनकी सारी जो है उनकी जमा पूंजी वो बाहर के बैंकों में है। तो ये तो एक लोगों के लिए सोचने की बात है ना। ये कौन सोचेगी ये बात कि इस मुल्क के फैसले, यहाँ के गली कुचों के फैसले, यहाँ के बुनियादी, आज तक हम 74-75 साल में अपनी पूरी आबादी को बेसिक म्युनिसिपल सर्विसेज नहीं दे सके। आज भी बहुत सारी जगहों पर साफ पीने का पानी मुहैया नहीं है। आज भी देहात में हजारों लोग ऐसे हैं जो विदाउट वॉशरूम जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे जी आप गवर्नमेंट में, भाई हम तो 3.5 साल में से गवर्नमेंट में, हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अब कौम ने देखना है कि ये लंदन बैठकर ये जो लंदन प्लान्स हो रहे हैं इसके क्या नतीजे निकलेंगे। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जिस शख्स से अल्लाह करीम ने अपने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का काम लिया कि पूरी दुनिया के कितने इस्लामी ममालिक हैं, किसने इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज बुलंद की? इमरान खान। किस शख्स से पाकिस्तान, बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे नदीम साहब, मैं आपकी इन तमाम बातों से मुत्तफिक, सारी चीज़ों से मुत्तफिक सर, लेकिन आवाम के लिए बड़े मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोज़गारी है, कारोबार की सूरत हाल है, किरायों का मुस्तकिल बढ़ना है, चाहे वो घर के हों, दुकान के हों। इन चीज़ों पर तवज्जो थोड़ी कम रही। मुझे सिर्फ आपसे लास्ट सवाल है सर, क्या घबराना नहीं है या थोड़ी बहुत घबराहट है?
किस बात का घबराना जी? जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं कि जिसके लिए अहद कमजर की हर बात गवारा कर ले। चलिए मैं पीटीआई के लिए पूछ रहा हूँ, पीटीआई गवर्नमेंट के लिए, मैं सर पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। मैं पीटीआई गवर्नमेंट का, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्लियामानी सेक्रेटरी क्लार्क हूँ, मेंबर असेंबली हूँ पंजाब में। कोई घबराहट नहीं है। जो लोग इमरान खान के नजरिए के फॉलोअर है, जो इमरान खान के इस फलसफे पर कि इस मुल्क को एक कानून के तहत चलना है, चलेगा। आज नहीं चलेगा, 5 साल बाद लोगों को याद आएगा। सर ये जो फॉलोअर्स थे ना, उनमें नूर आलम साहब भी थे, दीगर लोग भी थे, लेकिन वो मुनहरिफ हुए हैं, ये बात तो आप माने। और वो कुछ रवैयों से भी नाला है। मुझे सिर्फ लास्ट में कि रवैये बेहतर करने की ज़रूरत थी, उनकी बात सुनने की ज़रूरत थी या नहीं थी, या वो लोग चले गए तो बस ठीक है, वो ऐसे ही थे, उन्हें जाना चाहिए था। क्या सर कैसे इसको डिफेंड करेंगे? देखिए मैं अर्ज करूं, रवैये तो बहरहाल बेहतर करने की जरूरत होती है। सियासत में तो शनीद बंद नहीं होनी चाहिए। ये सब के सब लोग, मैं नहीं समझता, इसमें कुछ लोग हैं जो बड़े दिनों से हमें महसूस हो रहा था, स्मेल हो रहा था, 1-2 लोग मुल्तान के हैं। मैं मुल्तान के डीसीसी का हिस्सा हूं। मैं उनको मीटिंग्स में जब उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखता था तो मुझे अंदाजा था कि ये परिंदे उड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें बेशतर लोग ऐसे नहीं है। उनको हो सकता है कि उनकी जायज तकलीफ हो, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुदारा अपनी जायज तकलीफ टेबल पर बैठकर हल करें। सर वो तो कह रहे हैं कि बड़े अरसे से जायज तकलीफ के लिए बातें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, वक्त की चूंकि कमी रही, लेकिन आपके साथ जब भी बात होती है मज़ा आता है, चूंकि आप ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं हमेशा से और बड़ी खुल के बात करते हैं, ठीक को ठीक और गलत को गलत कहते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब ने आज हमें टाइम दिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सवाल आप लोगों के ज़हन में थे, मेरे ज़हन में थे, पूछे उनसे। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, उनसे ज़रा उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग पे मैं लाजमी आज उनसे इस पर बात करूँगा। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, छठे सेनेट चेयरमैन के तौर पे उन्होंने सर्व किया है सेनेट को। बहुत सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है और अहम मुशावरती अमल का हमेशा से हिस्सा रहे हैं और हिस्सा रहते हैं। इस वक्त की सूरत हाल पर हम जो बात कर रहे हैं आज, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा जिक्र कर रही है, क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जो मुनहरिफ अरकान है वो किस तौर पर टर्न होंगे, कानूनी तौर पर भी, और इस वक्त पॉलिटिकली सिचुएशन में किस तरह से वो इस वोटिंग के अमल का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भी आज ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर इस वक्त की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, किस तरह से सर ये सारी सिचुएशन हैंडल होगी उस दिन जिस दिन अदम एतमाद होगा? और अदम एतमाद से पहले एक बड़े तसादुम का खदशा भी है जो कि जलसों की सूरत में है। सर कैसे देख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे मामलात मुल्क के सूरत हाल देखते हुए? शुक्रिया। देखें, ये जो नो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आइन के तहत नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाता है। और अगर तसादम है तो तसादम की जानिब हुकूमत जा रही है। हुकूमत ने अनाउंस किया है कि हम मेंबर्स को अंदर नहीं जाने देंगे, 10 लाख के मजमे से गुजर के जाएंगे, 10 लाख के मजमे में वापस आएंगे। उन्होंने नो कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले 10 लाख का मजमा इस्लामाबाद लाएंगे। तो तशद्दुद की जानिब तो गवर्नमेंट जा रही है। बाकी हर मेंबर का राइट है, अपना वोट कास्ट करे, चाहे वह अदम एतमाद के हक़ में करे या उसकी मुखालफ में करे। और ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या बात है? अगर एक मेंबर का डिसएग्रीमेंट है उसकी पॉलिसीज़ पे, अपने प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ पे या अपने पार्टी लीडर पे, तो वो तो उसको आईनी इख्तियार देता है वो जिधर भी वोट डाले। हाँ, उसके पास ये ज़रूर है कि उस वक़्त उसका प्राइम मिनिस्टर जो है या उसका पार्टी हेड जो है वो उसको डी सीट करने के लिए लिख दे, तो शायद डी सीट करने का मौका ही ना है, वो खुद रिज़ाइन करके चला जाए। तो बाकी ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है नो कॉन्फिडेंस की। आपकी बात बिल्कुल नई बात तो नहीं है, ये गैर आईनी बात तो बिल्कुल दुरुस्त सर, गैर आईनी बात नहीं है। जाहिर है तहरीक अदम एतमाद इससे पहले भी आ चुकी है, कोई नई बात नहीं है। सेनेट के लिए भी कोशिश की जा चुकी है और वहाँ भी जो सूरत हाल है इस वक्त सर, जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो 2 जिक्र किए उन्होंने, फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग, और उसके बाद जो 2018 सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 63A आर्टिकल का वो जिक्र कर रहे हैं और अब सदारती ऑर्डिनेंस की बात कर रही है पीटीआई, कैसे काउंटर करेंगे सर? देखें जी, बात यह है कि जो नो कॉन्फिडेंस जब कोई अपना वोट पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ करता है तो उसके लिए पेनल्टी तो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है ना, तो वो इन्वोक कर लें। ये झगड़ा करना क्यों चाहते हैं? और फिर सेकेंडली ये भी रेफरेंस की बात करते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेटेस्ट आई है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है।
कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जहाँ पे ये इलेक्शन कमीशन को नोटिस करवाया तो उन्होंने ऑर्डर सस्पेंड करना, उन्होंने कहा नहीं, सवाए ऑर्डिनेंस जारी करने के प्रेसिडेंसी का और काम भी है कोई, तो वो इमरजेंसी में लाया जा सकता है ऑर्डिनेंस। ये नहीं है कि हर वक्त जब दिल जाए तो ऑर्डिनेंस आप लेके आ जाएं। और जो रेफरेंस की बात करते हैं, इससे ये तय हो गया कि ये इसके नो कॉन्फिडेंस में ये इनकी वीक पोजीशन है, इनके पास अपना नंबर पूरा नहीं है, नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन का कामयाब हो जाएगा, उनके पास 200 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और इनसे गवर्नमेंट चली जाएगी। अब ये लेफ़्ट राइट करके और सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे अनरेस्ट हो जाए, मुल्क में एनार्की हो जाए, जिसको कम अज़ कम अपोजिशन की तमाम जमातें ये कतल नहीं चाहेंगी। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अख्तियार किया। अच्छा, अगर हम चाहते, जिस तरह मेरी अब बात सुन लो, अगर हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता चाहते तो अपोजिशन की जमातें धरना करती, एहतजाज करती, तोड़फोड़ करती। पीपल्स पार्टी इसमें बिलीव नहीं करती। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमारी टिकट पे जो लोग इलेक्शन लड़े हैं उनके लिए ये इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ खड़े हों, नहीं होते तो फिर वो अपनी सीट छोड़ें। देखिए जी, ये उनका अपना फैसला है ना, वो खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। आईनी तौर पे वो वोट डालने से पहले वो डिफेक्शन क्लाउज ऑपरेटिव नहीं होगी उनका। ठीक हो गया। सर ये बताएं कि इत्तेहादियों के हवाले से क्या देख रहे हैं? काफ लीग हो गई या MQM हो गई, MQM के साथ कोई मामलात अच्छे नहीं रहे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ का जो इंटरव्यू था खालिद मकबूल सिद्दीकी का, वो काफ़ी कुछ बता रहा था कि PTI की हुकूमत रह सकती है, वज़ीर आज़म का रहना मुश्किल है। इसको कैसे देखते हैं? मोहन सिलाई लंदन गए हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? ये क्या मामलात है? ये पॉजिटिव साइंस है ना अपोजिशन की तहरीक के लिए। ये पॉजिटिव साइंस है अपोजिशन की तहरीक के लिए। हम समझते हैं कि वो इस PTI की गवर्नमेंट के साथ डूबना नहीं चाहते। अगला इंतखाब वो उनके साथ उनकी नाकामियों अपने सर पे नहीं लेना चाहते, अपने गले नहीं डालना चाहते, तो वो इंशाल्लाह वो जॉइंट अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। सर रमेश कुमार साहब ने भी कहा कि 3 वज़रा भी जो हैं वो भी PTI से मुनारिफ हैं। मोहन सिलाई का लंदन जाना कोई इशारा है सर इस जानिब? यार ये आप क्या सराइयों पे बात ना किया करें। उसने कहा कि मेरा ज़ाती मामला था, वहाँ पे जाके अगर कोई पोलिटिकल डिस्कशन हो थी, इसमें हरज क्या है? कोई हरज है? वो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक मिनिस्टर है, तो जो रमेश कुमार ने कहा उनके पास नॉलेज में होगी, लेकिन अब तक जो अपोजिशन को सपोर्ट चाहिए तहरीक अदम एतमाद के लिए वो 200 से ज़्यादा नंबर हो चुके हैं। ठीक है सर, और फिर जो नंबर्स आपके पूरे हो गए तो क्या इत्तेहादियों से अब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी? क्योंकि जहाँ तक काफ लीग का तमाम तर सिचुएशन है वो तो वज़ारत आला मांग रहे थे ऑलरेडी, और जो नून लीग के साथ उनकी डिस्कशन थी वो भी वज़ारत आला के लिए थी। एक तरफ अलीम खान साहब हैं। देखें ना, पॉलिटिक्स में डिस्कशन होती है और डेलिब्रेशन होती है, फिर जब इश्यूज होते हैं उसमें से सोल्यूशन निकाल लिया जाता है, और जब सोल्यूशन निकल आएगा हम आपको बता देंगे। गुफ्तो शनीद करने में कोई हरज तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, गुफ्तो शनीद तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल सारे सिनेरियो का हिस्सा है, लेकिन सर गुफ्तो शनीद फिर ऐसे मामलात पर जहां पर बहुत सेंसिटिव मामलात हो, गवर्नमेंट हटाने की बात हो। ये बताएं सर, कौमी हुकूमत की बात की जा रही है, क्या उसका कुछ सेटअप के लिए कुछ तैयारी कर ली गई है? कोई ड्राफ्टिंग हो गई है? कुछ सारी चीज़ें तय हैं? क्योंकि हालात तो बहुत मुश्किल है मईशत के हवाले से भी। जब हो जाएगा तो हम आपको बाखबर कर देंगे, लेकिन अभी हम इसमें अभी हमारा पहला जो टारगेट है इस हुकूमत की रिमूवल है, फिर सब्सिक्वेंटली हम देख लेंगे हमने कैसे मामलात को चलाना है। सर कितना लंबा लेके जाएंगे इस मामले को? हुकूमत शायद 27 वाले दिन के बाद 28 की बात कर रही है। अदम एतमाद की कुछ खबरें आ रही हैं, फैसल जावेद साहब की तरफ से भी आ गई थी। अगर ये मामला 28 तक हो जाता है, ठीक नहीं होता, तो क्या लाए अमल होगा सर? देखें जी, फिर हम किसी को गैर आईनी काम नहीं करने देंगे। हम कतई नहीं चाहेंगे कि कोई गैर आईनी काम करे। जब कोई गैर आईनी काम करेगा तो उसका सदेबाप हम उस वक्त कर लेंगे। बहुत अच्छे सर, एक सिर्फ लास्ट चीज़, पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है कि तसादुम की तरफ नहीं जाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तमाम तर लोग जानते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से 27 तारीख वाला मामला कुछ बहुत इंटेंसिव हो जाता है तो आपकी बतौर पीपल्स पार्टी क्या पॉलिसी है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी हमेशा लीगल
और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करती है, हमारी कोशिश होगी। और अगर कोई शख्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात, इलीगल बात करेगा तो जो स्टेट मशीनरी है वो पीटीआई की मुलाजम नहीं है, वो रियासत की मुलाजम है, और रियासत की जो मुलाजम है उस पर जो आइनी जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश की कि ज़रा बात करके देखें कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। काफ़ी चीज़ों पर वो बात कर रहे थे, काफ़ी चीज़ों को वो छुपा रहे थे अपने हिसाब से, और ठीक है, ज़ाहिर है उनका राइट है कि वो जो चीज़ बताना चाहें बताएं, जो चीज़ ना बताना चाहें ना बताएं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल थी, जहाँ पर मुनर्रिफ अरकान हैं जो पीटीआई के टिकट से जीते हैं, उनके लिए एक पोजीशन और सिचुएशन ये बिल्कुल है कि वो डीसी हो सकते हैं, और फिर उसके तनाजुर में क्या होगा इस पर कोशिश की। लेकिन चूंकि वो कह रहे हैं कि उनकी नंबर गेम पूरी है, उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, 28 को अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो उस पर भी उन्होंने अपना लाएअमल बता दिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही।